नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ साइंसेस एसओएस अदर्स प्रोग्राम्स अप्रिशिएशन कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एस खंड 2 पर्यावरण संबंधी प्रबंधन इकाई 6 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन 6.1 प्रस्तावना। आपने पिछली इकाइयों में पढ़ा कि उपभोग अभिमुख प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति और आर्थिक विकास पर्यावरण के लिए आज किस प्रकार गंभीर संकट उत्पन्न कर रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन को अवलंब प्रदान करने वाले तंत्रों को सक्रिय बनाए रखने में संकट उत्पन्न करने वाले पारितंत्रों पर आज भी पूरा ध्यान नहीं दिया जाता और भूमि के अवक्रमण से खाद्य पदार्थों के प्रति निश्चिंतता और लोगों की आजीविका को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पर्यावरण का संरक्षण और प्रबंधन आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। दुनिया भर के सभी लोग कितने खुशहाल होंगे जब हम सभी मिलजुल कर निर्वाहशील विकास को अपने साझे कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाते रहें। यह तभी संभव हो सकता है और निश्चय ही होगा जब सभी देशों के लोगों का सक्रिय समर्थन मिले। निर्वाहशील विकास के लिए हस्तक्षेप पर्यावरण के बारे में सक्रिय रूप से कार्यरत लोगों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उन्हें गैर सरकारी संस्थाओं एवं अन्य समुदाय आधारित समूहों से भी सक्रिय सहायता प्राप्त हुई है। लेकिन एक निर्वाहशील तथा पर्यावरण अनुकूली जीवन पद्धति का अंततोगत्वा लक्ष्य अभी दूर की बात है। पिछले दशक में उपर्युक्त भागीदारियों के फलस्वरूप सभी देशों के सामने जो सबसे अधिक मूलभूत प्राथमिकताएं थीं, उनके प्रति एक सामान्य समझौता हुआ है। जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करना, जैविक विविधता के भंडारों का संरक्षण और निर्वाहशील तरीके से प्रयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय जल स्रोतों की सुरक्षा करना, ओजोन को घटाने वाले पदार्थों के प्रयोग को धीरे धीरे कम करना, भूमि के अवक्रमण को रोकना आदि ऐसी समस्याएं हैं जो सभी लोगों के जीवन को, सभी राजनैतिक तंत्रों को, कार्यक्षेत्रों, सेक्टरों, वर्गों, स्पीशीजों और पीढ़ियों को परेशान किए हुए हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हमें मिलजुल कर और जल्दी ही सुलझाना होगा। ये सब काम हमें गरीबी को कम करने और सभी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी करने होंगे। इस इकाई में आपको उन विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराया जाएगा जिन्हें विश्व समुदाय पहचान चुका है और जिनके कारण पर्यावरण का अवक्रमण हो रहा है। आपको उन अपेक्षित पॉलिसी मार्गदर्शकों, कार्य योजनाओं और प्रबंधन तकनीकों के बारे में भी बताया जाएगा जिन्हें विभिन्न देशों ने निर्वाहशील विकास के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए अपनाया है। उद्देश्य: इस इकाई के अध्ययन के बाद आप भौगोलिक सूचना तंत्र और उसके पर्यावरण परक अनुप्रयोगों का वर्णन कर सकेंगे, उन चुनौतियों की विवेचना कर सकेंगे जिनका पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन में सामना करना पड़ता है, पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों की विवेचना कर सकेंगे, पर्यावरण संरक्षण व प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित विभिन्न उपायों के आधारों की व्याख्या कर सकेंगे, उन आधारों की व्याख्या कर सकेंगे जिन्हें पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में विभिन्न उपायों के लिए विकसित किया गया है। 6.2 पर्यावरण की स्थिति का मूल्यांकन पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन में सबसे पहला और सबसे प्रमुख चरण है, उससे संबंधी जानकारी प्राप्त करना और विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण के अवक्रमण की विभिन्न प्रकार की किस्मों एवं कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पर्यावरण अवक्रमण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता से विभिन्न देशों की सरकारों को पॉलिसी मार्गदर्शन तैयार करने में, कार्य योजना बनाने में और तकनीकों को आरंभ करने में मदद मिलेगी ताकि निर्वाहशील विकास के ध्येय को प्राप्त किया जा सके, जिससे कि पर्यावरण को पुनर्जीवित किया जा सके। अब हम एक तंत्र का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जो पर्यावरण के सभी पहलुओं को एकत्रित करने, संचित करने, उनमें सुधार करने, उनका विश्लेषण करने, उनकी कल्पना करने और उनकी व्याख्या करने में समर्थ है।
इसे भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस कहते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र एक भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस भौगोलिक निर्दिष्ट आंकड़ों, व्यक्तिगत और कंप्यूटरीकृत साधनों का समूह है जिससे भूमि के बड़े बड़े क्षेत्रों के लिए प्रभावी रूप से सूचना प्राप्त की जा सकती है। जीआईएस प्रौद्योगिकी सामान्य डेटाबेस कार्यवाहियों जैसे कि क्वेरी और सांख्यिकीय विश्लेषण तथा मानचित्रों से प्राप्त होने वाली अनूठी कल्पनाओं और भौगोलिक विश्लेषण से प्राप्त लाभों के बीच समाकलन करती है। ये क्षमताएं जीआईएस को अन्य सूचना तंत्रों से एक अलग पहचान कराती हैं और इस तंत्र को व्यापक रूप से सार्वजनिक तथा निजी उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण बना देती है ताकि वे घटनाओं की व्याख्या कर सकें, परिणामों की पूर्व घोषणा कर सकें, रणनीतियों की योजना बना सकें तथा निर्णय ले सकें। जीआईएस प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक अनुसंधानों, संसाधन प्रबंधन और विकास की योजना बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जीआईएस प्राकृतिक आपदा घटित होने पर आपातकालीन योजना बनाने वालों के लिए आपातकालीन अनुक्रिया का आसानी से आकलन करने में मदद करती है, अथवा इसके जरिए उस आर्द्र भूमि का पता लगाया जा सकता है जिसे प्रदूषकों से बचाने की जरूरत है। जीआईएस प्रौद्योगिकी सशक्त डेटाबेस समर्थताओं और पुराने मानचित्र की अनूठे दृश्य परिप्रेक्ष्य के बीच समाकलन प्रस्तुत करती है। जीआईएस प्रौद्योगिकी को अनेक प्रकार के कार्यक्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, जैसे कि कृषि, कारोबार बटा विपणन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, भूगर्भ विज्ञान, जल विज्ञान, भूमि के इस्तेमाल के लिए योजना बनाना, मानचित्र बनाना, जोखिम प्रबंधन, स्थल की योजना बनाना इत्यादि। इसका उपयोग अपवहन तंत्रों, भूमिगत जल के आकलन, जल विभाजन की कल्पना तथा अनेक जल विज्ञान के अनुप्रयोगों के अध्ययन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जीआईएस की उपयोगिता आपदा मानचित्रण में सिद्ध हो चुकी है। सुदूर संवेदन की और आपदा मानचित्रण की तकनीकों ने राहत प्रबंधन प्रयासों में अत्यधिक मदद की है। जीआईएस से सूखे की स्थितियों, बाढ़ों, चक्रवातों, ज्वालामुखी विस्फोटकों, अग्निकांडों के मामलों, भूकंपों और भूस्खलनों आदि के बारे में पहले से चेतावनी देने में, आकस्मिक रणनीतियों को बनाने में और राहत कार्यक्रमों की, जहां और जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, व्यवस्था करने में भी मदद मिलती है। पर्यावरण विशेषज्ञ जीआईएस को मानचित्रों को बनाने में, स्पीशीजों की सूची बनाने में, पर्यावरण संघातों और सूक्ष्म मात्रिक प्रदूषकों को मापने में इस्तेमाल करते हैं। जीआईएस के पर्यावरण परक अनुप्रयोग सर्वथा अनंत हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सैटेलाइट सुदूर संवेदन और जीआईएस ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि ये दोनों मिलकर वानिकी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। इसका इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है: वन आच्छादन का आकलन, वन भंडार का मानचित्रण, वनस्पति की किस्म का मानचित्रण और परिवर्तनों का प्रबोधन, वन उन्मूलन और अतिक्रमण प्रबोधन, जीव विविधता संरक्षण की योजना बनाना, आवास प्रबंधन और वन्य जीवन और वन्य आवास की सुरक्षा। जीआईएस को वन अग्निकांडों की पूर्व सूचना देने, वन अग्निकांडों का पता लगाने तथा वन में इन मामलों के कारण हुए नुकसानों के आकलन में इस्तेमाल किया जाता है। जैव संहति और उत्पादकता के आकलनों को भी जीआईएस के इस्तेमाल से किया जाता है। इससे आर्द्रभूमि संरक्षण तथा भूमि के अवक्रमण का नियंत्रण करने में भी सहायता मिलती है। जीआईएस और संबंधित प्रौद्योगिकी से बड़े बड़े आंकड़ों के प्रबंधन और विश्लेषण में अत्यधिक सहायता मिलेगी, जिससे हम पार्थिक प्रक्रियाओं को बेहतर रूप से समझ सकेंगे तथा मानव क्रियाकलापों का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे ताकि संसार के आर्थिक अस्तित्व तथा पर्यावरण परक गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। फिर भी जीआईएस और सुदूर संवेदन तकनीकों को कारगर रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि ज़मीनी आंकड़ा एकत्रीकरण का संपूर्ण किया जा सके। ये तंत्र वृहत क्षेत्र का केवल संक्षिप्त विस्तार ही प्रस्तुत करते हैं, जिसे ज़मीनी संवेदकों से आने वाली विस्तृत काल श्रृंखला सूचना के साथ समेकित करना पड़ता है ताकि किसी भी अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त डेटाबेस प्रस्तुत किया जा सके।
यदि हम पर्यावरण प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, तो हमें जीआईएस को स्थानीय जमीनी आधारित आंकड़ों के साथ करने की आवश्यकता पड़ेगी। 6.3 पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियां। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के निर्वाहशील विकास और संरक्षण के लिए दुनिया भर के समुदायों के लिए आगामी शताब्दी में 5 चुनौतियां बताई हैं। ये चुनौतियां हैं जीव विविधता की हानि, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण, ओजोन परत का कम होना और भूमि का अवक्रमण। जीव विविधता की हानि। आप सहमत होंगे कि सभी मनुष्यों का अधिकार है कि उन्हें स्वच्छ वायु और जल, अविषाक्त भोजन एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध हो। इन सभी चीजों की संसार के सबसे अधिक विकसित देशों में भी भारी कमी है। इन सभी बातों के कारण सभी देश तुरंत एक दूसरे के साथ मिल गए हैं और एक ऐसे निर्वाहशील विकास के लिए सामान्य रणनीतियां तैयार कर रहे हैं जो पर्यावरण अनुकूल हो तथा जो साधनों को पुनः उपलब्ध करा सकें। जीव विविधता आर्थिक, सौंदर्य, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक लाभों का एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो निर्वाहशील विकास के लिए आधार प्रस्तुत करता है। हालांकि अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं, फिर भी एक सामान्य वैज्ञानिक सहमति है कि संसार में जीनों, स्पीशीजों और पारितंत्रों के मामलों में जीव विविधता में कमी आती जा रही है। हालांकि जैवमंडल की निर्वाहशील क्रियाविधि में जीव विविधता के योगदान को अभी तक भली भांति नहीं समझा जा सका है। एक ऐसे संसार के जिसमें जीव वैज्ञानिक विविधता कम हो, सामाजिक, आर्थिक और पारितंत्रप्रक परिणामों के बारे में कम जानकारी है और इस बारे में वैज्ञानिक ज्ञान भी सीमित ही है। वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार सभी स्पीशीजों में से अभी तक 15% स्पीशीजों से भी कम का वर्णन हुआ है। सारणी 6.1 और 6.2 में पौधों और जंतुओं की उनके पारितंत्रों के अवक्रमणों के कारण संकटग्रस्त स्पीशीजों की संख्या की सूची दी गई है। सारणी 6.1 भारतवर्ष और सारे संसार में जंतु स्पीशीजों की अभिलिखित स्पीशीजों का तुलनात्मक विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। जीव विविधता के तेजी के साथ कम होते जाना विश्व भर में मानव कल्याण के लिए एक खतरा है। जीव वैज्ञानिक विविधता पर मानव प्रभाव की मात्रा घातीय रूप से बढ़ती जा रही है। यह बढ़ोत्तरी प्राथमिक रूप से खपत, उत्पादन और व्यापार के विश्वव्यापी नमूनों के, कृषि, औद्योगिक और आवासीय विकास के और जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रही है। चित्र 6.1 में भारतवर्ष में पिछले कुछ एक दशकों में हुई जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ भविष्य में होने वाली संभावी वृद्धि को दर्शाया गया है। जीव विविधता का वितरण संसार भर में समान रूप से नहीं है। जीव विविधता में होने वाली हानि की दर विभिन्न पारितंत्रों में अलग अलग है और विभिन्न पारितंत्रों की अपनी स्पीशीज प्रचुरता का स्तर भी भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधी पारितंत्रों में कुल स्पीशीजों की 50 और 90% के बीच स्पीशीजें पाई जाती हैं। सारणी 6.3 में संसार में खपत और उत्पादन का नमूना दर्शाया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। जीव विविधता संसाधनों के ना तो आर्थिक मान और ना ही पारितंत्रिक मान को सही समझा गया है। विशेष रूप से पारितंत्रों के भीतर विभिन्न स्पीशीजों की पारस्परिक निर्भरता की और एक स्पीशीज की विलुप्तता का अन्य स्पीशीजों पर प्रभाव की अपर्याप्त जानकारी है। निर्वाहशील विकास के आधार के रूप में जीव विविधता का संरक्षण आज भी एक प्रमुख विश्वव्यापी चुनौती बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन, मानव क्रियाकलाप वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को भारी मात्रा में बढ़ा रहे हैं। इन वृद्धियों के कारण प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव में भी वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप जमीन की सतह और निम्नतर वातावरण का तापमान औसतन बढ़ता जा रहा है, जिससे प्राकृतिक पारितंत्र और मानव जाति पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। पिघलती हुई बर्फीली चोटियां और महासागरों का बढ़ता हुआ तापमान निचले द्वीपों के राज्यों एवं तटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए तात्कालिक चिंता का विषय बने हुए हैं। आने वाले वर्षों में ग्रीन हाउस गैस प्रेरित जलवायु परिवर्तन प्रायः संपूर्ण मानव जाति के लिए मौसम संबंधी तबाही मचा सकते हैं, कृषि व्यापार में विघटन ला सकते हैं, पहले से ही कमजोर हो गए पारितंत्रों, वन, आर्द्र भूमियों और प्रवाल भित्तियों को आघात पहुंचा सकते हैं,
तथा संक्रामक रोगों को फैलाने में नई प्रेरणा दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (FCCC), जो मार्च 1994 से लागू हुआ था, इस बात की एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति थी कि पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन और उनसे होने वाले दुष्प्रभाव मानव जाति के लिए सामान्य चिंता का विषय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों से इस विषय में अधिक से अधिक सहयोग देने के लिए आह्वान किया, जहां उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जलवायु के परिवर्तन का पता लगाने के लिए किए गए विभिन्न क्रियाकलाप अपने आप में आर्थिक रूप से युक्तिसंगत हो सकते हैं और पर्यावरण संबंधी अन्य समस्याओं का हल तलाशने में मदद कर सकते हैं। वहीं उपरोक्त सम्मेलन कन्वेंशन में इस बात की आवश्यकता को स्वीकारा गया कि सभी देशों को, विशेष रूप से विकासशील देशों को, साधन उपलब्ध हों ताकि वे निर्वाहशील सामाजिक और आर्थिक विकास प्राप्त कर सकें। जो विकासशील देश निर्वाहशील विकास की ओर प्रगति कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा खपत में वृद्धि हो रही है, त्यों उन्हें अधिकाधिक कारगर ऊर्जा को प्राप्त करने के और ग्रीन हाउस गैस निस्सरण का नियंत्रण करने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार करना पड़ेगा। इसमें यह बात भी शामिल है कि वे किस तरीके से नई नई प्रौद्योगिकी को लागू करें ताकि वे आर्थिक रूप से एवं सामाजिक रूप से लाभकारी हों। पिछले 15 वर्षों में भारतवर्ष में बिजली की मांग और सप्लाई सारणी 6.5 में दी गई है। चित्र 6.3 क में सन 1999 में भारतवर्ष की ईंधन द्वारा ऊर्जा की खपत और चित्र 6.3 ख में भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत पिछले और भावी अनुमान दर्शाई गई है। सारणी 6.6 और 6.7 में ईंधन के हिसाब से और देश के हिसाब से संसार की खपत दिखाई गई है। सारणी 6.6 1990 से 2020 में संसार में ईंधन द्वारा कुल ऊर्जा खपत, सारणी 6.7 क्षेत्र के हिसाब से संसार की कुल ऊर्जा खपत, संदर्भ घटना 1990 से 2020। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अंतर्राष्ट्रीय जलाशय संसार के जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है और उन पारितंत्रों, मनुष्यों और आर्थिक विकास प्रक्रिया का भविष्य अनिश्चित है जो इन संसाधनों पर निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल संहतियों से संबंधित विश्व के पर्यावरण मामलों में निम्नलिखित शामिल है: पारसीमा, ट्रांसबाउंडरी जल संसाधनों की गुणवत्ता का अवक्रमण जो प्रमुखतः जमीन पर आधारित क्रियाकलापों के कारण होता है, आविश रसायन, पोषण पदार्थ, रोगजनक जीव, ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट पदार्थ, अवसाद और कचरा। अपर्याप्त प्रबंधन, उदाहरण के लिए भूमि संरक्षण, तलकर्षण, तटवर्ती भवन निर्माण और सिंचाई के कारण होने वाला तटवर्ती और समुद्री तटों के नजदीक के क्षेत्र, झीलों और जलमार्गों, उदाहरण के लिए आर्द्र भूमि, कच्छ क्षेत्र, नदीमुख, प्रवाल भित्तियां के प्राकृतिक आवास का अवक्रमण। विदेशज स्पीशीजों का प्रवेश जो जलीय पारितंत्रों का विघटन कर देती हैं, जिससे ये पारितंत्र आविशी हो जाते हैं और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं, उदाहरण के लिए जलयानों से निष्कासित रोड़ी कंकड़युक्त अनुपचारित जल। अपर्याप्त प्रबंधन और नियंत्रक उपायों के कारण सजीव और निर्जीव संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, उदाहरण के लिए अतिरेक मात्रा में मछली पकड़ना और अतिरेक मात्रा में पानी की निकासी। अलवन जल और समुद्री तंत्रों का और सतही जल स्रोतों एवं जमीनी जल संसाधनों का अवक्रमण, अनुत्क्रमणीय पर्यावरण प्रभावों, गरीबों के लिए मुश्किलें, आर्थिक दृष्टि से यथार्थ हानियां, मानव स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए महंगे निवेशों की आवश्यकता को उत्पन्न कर रहा है। समुद्र और अलवन जलीय तंत्र संसार की अधिकांश जनसंख्या के लिए आमदनी और भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनकी खाद्य और जल आपूर्ति अब जोखिम में पड़ गई है। उदाहरण के लिए मत्स्य उद्योग, प्रदूषण और आवास को खराब करने में प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई है। उसके सार्वभौमिकरण के कारण अनेक क्षेत्रों में मछलियों के भंडार खतरनाक रूप में निम्न स्तरों तक घट गए हैं और खाद्य सुरक्षा अब जोखिम में पड़ गई है। विश्वव्यापी महत्व की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को अभी कारगर रूप से लागू करना है।
सारणी 6.8 और 6.9 में भारतवर्ष में क्रमशः जल की सतही और भूमिगत उपलब्धता और उसकी विभिन्न कार्यों के लिए जल की आवश्यकता दर्शाई गई है। सारणी 6.8 भारतवर्ष में इस्तेमाल किए जा सकने योग्य सतही और जमीन जल साधन का औसत प्रवाह घाटी के अनुसार 1 घन अरब मीटर में। सारणी 6.9 विभिन्न कार्यों के लिए जल की प्रक्षिप्त आवश्यकता 1 घन अरब मीटर में। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अंतर्राष्ट्रीय जलाशयों में हो रहा अवक्रमण एक चेतावनी का प्रतिनिधित्व करता है कि पारसीमा अल्वंजलीय घाटियों, तटवर्ती क्षेत्रों और समुद्री पारितंत्रों की वहन क्षमता कुछ स्थानों पर तो सही स्थिति तक पहुंच गई है, जबकि अन्य स्थानों पर अनुपयुक्त क्षेत्रीय विकास की नीतियों और योजनाओं के कारण और साथ ही साथ जल संसाधनों के अविवेकी इस्तेमाल के कारण आगे बढ़ गई है। पुनः चक्रण, भस्मीशील और प्रयोज्य अपशिष्टों में वे अपशिष्ट शामिल नहीं होंगे जो बेच दिए जाते हैं या उनका अन्य प्रकार से निपटान कर दिया जाता है। एक सर्वसम्मति उत्पन्न हुई है और वह यह कि जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक ऐसा अधिक व्यापक प्रस्ताव रखना चाहिए जो पारक्षेत्रीय हो, पारिस्थितिकीय और विकास की आवश्यकताओं में समाकलन स्थापित कर सके और जो जल पर्यावरण की वहन क्षमता के समग्रतात्मक विश्लेषणों पर आधारित हो। इस प्रस्ताव में नदी घाटी, भूजल तंत्र, तटवर्ती क्षेत्र अथवा बड़ा समुद्री पारितंत्र प्ररूपतः एक ऐसे प्रबंधन यूनिट के रूप में कार्य करते हैं जिसके ऊपर परिवर्तनों को इस प्रकार आधारित किया जा सकता है कि क्षेत्रीय विकास के क्रियाकलापों का संचालन किया जा सके और प्राथमिकता पर्यावरण हस्तक्षेप किया जा सके। अनेक मामलों में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ती है जिनसे पारितंत्रों की यथार्थ क्रियाविधि को पुनः स्थापित किया जा सके अथवा मनुष्य के स्वास्थ्य के प्रमुख जोखिमों का उपचार किया जा सके। इस प्रकार का विस्तृत प्रयास, जो विभिन्न क्षेत्रों के क्रियाकलापों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, अधिकांश देशों के लिए नई बात है। इसे लागू करना मुश्किल है और इसे पूरा करना और भी अधिक कठिन है, जबकि क्रियाकलापों के बीच विभिन्न देशों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। सारणी 6.11 में भारतवर्ष के कुछ प्रदूषित नदी क्षेत्रों की सूची दी गई है। इन क्षेत्रों के प्रदूषणों के संभावित कारण भी बताए गए हैं। सारणी 6.11 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों की सूची। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। ओजोन परत का ह्रास। स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन परत एक सुरक्षात्मक कवच है जो अधिकांश उस पराबैंगनी विकिरण को अवशेषित कर लेती है जो पृथ्वी पर मौजूद सजीव जीवों को हानि पहुंचा सकता था। ओजोन निरंतर ही उत्पन्न होती रहती है और प्राकृतिक प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं जो परस्पर सक्रिय रूप से संतुलन बनाए हुए हैं से नष्ट होती रहती है। यह संतुलन मानवजन्य रसायनों, विशेष रूप से क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, हेलन और प्रशीतकों, झाग उत्पन्न करने वाले कारकों, एरोसोल प्रोपेलेंटों, अग्निशमकों, विलायकों और धूमकों के रूप में इस्तेमाल होने वाले औद्योगिक रसायनों की व्यापक किस्में। इन रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप ओजोन परत का ह्रास होता जा रहा है। वैज्ञानिक प्रेक्षणों से पता चलता है कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही अक्षांशों में मध्य और उच्च अक्षांशों पर वर्ष भर काफी ह्रास होता रहता है। हालांकि अभी कर्क और मकर रेखाओं पर यह ह्रास होना आरंभ नहीं हुआ है। इस ह्रास के कारण अधिक मात्रा में पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रहा है, जिसके कारण त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद तथा त्वचा के अन्य अनुत्क्रमणीय क्षतियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस ह्रास के कारण प्रतिरक्षा तंत्र का भी दमन हो सकता है। इसके अतिरिक्त पराबैंगनी विकिरण की तनिक सी भी वृद्धि पारिस्थितिकीय खाद्य श्रृंखलाओं को भंग कर सकती है, कृषि, मत्स्य पालन और जीव वैज्ञानिक विविधता को भी प्रभावित कर सकती है। ओजोन ह्रास के बारे में चिंता को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों ने ओजोन परत की सुरक्षा पर वियना कन्वेंशन 1985, ओजोन परत का ह्रास करने वाले पदार्थों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और लंदन 1990 एवं कोपेनहेगन 1992 में प्रोटोकॉल में किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया।
जून 1995 तक प्रायः 150 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि कर दी। इन समझौतों के कारण अनेक प्रमुख ओजोन हानिकारी पदार्थों का वातावरण में इकट्ठा होना कम हो गया है। उदाहरण के लिए CFCs का सारे संसार में उत्पादन 1986 से लेकर 1994 के बीच 50% से भी कम हो गया है। CFCs एवं अन्य ओजोन ह्रासकारी पदार्थों के शेष प्रमुख उत्पादक तथा उपभोक्ताओं में से अनेक को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नियंत्रक उपायों को स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि ओजोन ह्रासकारी पदार्थों को धीरे धीरे करके कम किया जाए। यह भी एक खतरा है कि जब तक इन देशों पर दबाव नहीं डाला जाएगा, ये इस प्रकार के पदार्थों का उत्पादन और इस्तेमाल करते रहेंगे और इस प्रकार ओजोन परत की सुरक्षा करने के सभी प्रयास, जिन्हें अभी तक प्राप्त किया जा चुका है, व्यर्थ हो जाएंगे। ओजोन ह्रास का संबंध विश्व की अन्य पर्यावरणपरक समस्याओं से भी है। उदाहरण के लिए ओजोन और ओजोन ह्रासकारी पदार्थ दोनों ही ग्रीनहाउस गैसें हैं, जहां एक और प्रमुख ओजोन ह्रासकारी पदार्थों में विश्व में कोष्णायन वार्मिंग उत्पन्न करने की बहुत सामर्थ्य है, वहीं उनके कारण हुए ओजोन ह्रास के कारण इतने शीतलन प्रभाव हुए हैं कि उनसे सन 1980 से लेकर 1990 तक ग्रीनहाउस गैसों के वातावरण में इकट्ठा होने के कारण उत्पन्न हुआ विकिरण बल लगभग 20% हो गया है। ओजोन परत को फिर से स्थापित होने में यह आवश्यक होगा कि विश्व उष्मायन को कम किया जाए, जो इन पदार्थों के प्रतिस्थापनों के कारण हो सकते हैं। जीव विविधता से इसका संबंध अधिक प्रत्यक्ष है। ओजोन परत की सुरक्षा जीव विविधता के संरक्षण के और निर्वाहशील इस्तेमाल के लिए पूर्वापेक्षित है। ओजोन परत के ह्रास के कारण जमीन की सतह पर पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि से वे स्पीशीजें और सामान्य में जीव विविधता भी संकट में पड़ जाएगी, जो पहले से ही विलुप्तीकरण के कगार पर खड़ी हैं। भूमि का निम्नीकरण, भूमि के निम्नीकरण की सुरक्षा और उसका नियंत्रण, विशेष रूप से मरुस्थलीकरण और वनोन्मूलन, राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाहयोग्य विकास को प्राप्त करने में संकट उत्पन्न करते हैं। विश्व पर्यावरण की प्रगति के लिए भी ये हानिकारक हैं। भूमि के निम्नीकरण के पर्यावरण परक और आर्थिक परिणाम उन्हीं देशों तक ही सीमित नहीं होते जहां वे होते हैं। इसके कारण जीव विविधता की हानि, वातावरण के और अंतः भौमिक कार्बन विविक्तिभवन सिक्वेस्ट्रेशन का ह्रास एवं अंतर्राष्ट्रीय जल संहतियों का संक्रमण महत्वपूर्ण और विश्वव्यापक हो सकते हैं। भूमि का निम्नीकरण पारितंत्र स्तर पर जीव विविधता से जुड़ा हुआ है, जहां वह आवास की उत्पादकता को कम कर देता है, जल विभाजक और जलधारक की प्रत्यास्थता और अखंडता को कम कर देता है, मिट्टी के कटाव, भूक्षरण और जलीय पारितंत्रों के अवसादन में वृद्धि कर देता है, बाढ़ों एवं सूखों की प्रचंडता को बढ़ा देते हैं और मरुस्थलीकरण को बढ़ा देते हैं। कुछ मामलों में वे संबंध जो भूमि निम्नीकरण और जीव विविधता की हानि को जोड़ते हैं, सरल सीधे प्रकार के होते हैं, जैसे कि आवास की हानि के कारण स्पीशीजों का विलुप्तीकरण, जबकि अन्य मामलों में वे जटिल और कम स्पष्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमि निम्नीकरण के कारण विदेशी आक्रामक स्पीशीजें इन क्षेत्रों में पहुंच सकती हैं, जो स्थानिक स्पीशीजों की तुलना में बेहतर मुकाबला कर सकती हैं, और इसलिए इनके कारण इन स्पीशीजों का स्थानीय रूप से विलोप हो सकता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी अल्पकालिक मानव क्रियाकलापों से होने वाले भूमि निम्नीकरण को दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय अथवा जलवायु पर प्रक्रिया से अलग करके नहीं पहचाना जा सकता। उदाहरण के लिए अव्यवस्था, जैसे कि हजारों वर्षों से अनेक सवाना के मूल पारितंत्रों में आग लगना और चरना एक आम बात रही है, और स्पीशीजों की विविधता और उनकी संघटना में इन बातों के लिए अनुकूलन होता रहा है। यदि प्रबंधकों द्वारा किए गए निर्णय इन दीर्घकालिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे तो जीव विविधता में कमी आ सकती है और स्थानीय विलुप्तीकरण हो सकता है। व्यापक वनोन्मूलन और मरुस्थलीकरण के कारण स्थानीय, क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर कार्बन विविक्ति भवन और कार्बन सिंकों की समस्याएं कम हो सकती हैं।
कार्बनिक मिट्टी पर मौजूद वनों के कटाव के कारण प्रत्यक्ष रूप से कार्बन निस्सरणों में वृद्धि हो जाती है। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से बढ़े हुए ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण भूमि के प्रयोग तंत्रों में परिवर्तन आ जाएंगे और वे प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर प्रभाव डालेंगे। उदाहरण के लिए, कोषनायन के फलस्वरूप स्पीशीज़ें उच्चतर अक्षांशों और रेखांशों की तरफ प्रवास करने लगेंगी। ये बात कुछ उष्णकटिबंधीय पर्वतों पर पहले से ही दिखाई देती है। समुद्र तल उठने का जलीय पारितंत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और क्षारीय जल के जमीन पर आ जाने से सतही मिट्टी भी क्षारीय हो सकती है। भूमि निम्नीकरण अंतर्राष्ट्रीय जल पोर्टफोलियो के लिए अनेक उलझनें पैदा कर सकता है। धारा प्रतिकूल, जिनमें तटवर्ती कटिबंध भी शामिल हैं, मिट्टी के कटाव के कारण अनुप्रवाह क्षेत्र में अवसादन और गाद इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण जल प्रवाह पर असर पड़ेगा और साथ ही साथ जीव विविधता और कृषि क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। कार्बनिक उदा, कृषि और अकार्बनिक उदा, उद्योग के कारण होने वाले प्रदूषण देश की सीमाओं तक पहुंच सकते हैं, जिनका असर मत्स्य पालन और अन्य अल्वनजलीय जीव विविधता पर पड़ेगा तथा वे मुहानों पर एकत्रित हो जाएंगे। धारा प्रतिकूल क्षेत्र में अधिक मात्रा में जल की मांग करने वाली योजनाएं, उदा सिंचाई, बांध, अनुप्रवाह क्षेत्र में जल के बहाव पर असर डालेंगे और उनसे शुष्कन एवं भूमि निम्नीकरण होगा। धारा प्रतिकूल क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण से अनुप्रवाह क्षेत्र में जल के बहाव पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण प्रायः बाढ़ आ सकती हैं और अनुप्रवाह क्षेत्र में जल विभाजक लक्षणों, उदा नदियों के बहाव पथ में परिवर्तन हो जाएंगे तथा तटीय कटिबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। जमीन के अनुपयुक्त इस्तेमाल से होने वाले भूमि निम्नीकरण के और वनस्पति के अत्यधिक उपयोग के कारण सभी घाटियों में गाद एकत्रीकरण, प्रदूषण का जमाव, जलस्तरों का उठना और मत्स्य पालन, पर्यटन और साझी घाटियों के अन्य उपयोगों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इन चुनौतीपूर्ण समस्याओं के अनेक पहलुओं का व्यक्तिगत रूप से पहल करके तथा सामूहिक प्रयास करके समाधान किया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम उन विभिन्न उपायों की जानकारी प्राप्त करें जो संसार भर में अपनाए गए हैं। 6.4 चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न उपाय समस्त संसार के देशों ने भूमि निम्नीकरण को कम करने के प्रयत्न किए हैं, क्योंकि इसका संबंध जीव विविधता, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय जल संहतियों के साथ है और वे इसे रोकने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रयत्नों में उन्नत कृषि और चराई पद्धतियां, वनरोपण, पुनर्वनारोपण और वन प्रबंधन, बेहतर जल प्रबंधन और भूमि के इस्तेमाल के लिए बेहतर पॉलिसियों को और बेहतर बनाना शामिल है। समस्त इतिहास में विभिन्न देशों ने किसी प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति की तरफ से सैनिक और राजनैतिक चुनौतियों के रूप में सुरक्षा संकटों का सामना किया है। हाल ही में हमने असैनिक अशांति देखी है, जो आज हमारे संसार में व्यापक अस्थिरता के रूप में राजनैतिक हिंसा का सबसे सामान्य रूप है। लेकिन हमें इन जानी पहचानी परिभाषाओं से परे जाकर विश्व पर्यावरणपरक स्थिति की समझ तक जाना है, जो विभिन्न देशों के सुरक्षा के लिए एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए वास्तविक खतरा है। एक बार इस दृष्टिकोण में बदलाव आ जाने पर एक कारगर सुरक्षा के आधार के लिए साधन उपलब्ध हो जाएंगे। एक बार रणनीति योजना बनाने में, आर्थिक परिकल्पनों में तथा विभिन्न देशों और उनके राजनेता के बीच राजनैतिक संवादों में पर्यावरण के लिए चिंता एक मुख्य विषय बन जाए, तब निर्वाहशील विकास के प्रति वास्तविक प्रगति भी होने लगेगी। कोई भी रणनीति जो पृथ्वी के पर्यावरण को निर्वाहशील ढंग से प्रबंध करने के ध्येय को सामने रखकर बनाई गई हो, विकास और पर्यावरण के बीच धनात्मक संबंधों पर आधारित होनी चाहिए और साथ ही आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणपरक अवक्रमण के बीच के ऋणात्मक संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन पहले हमें अपनी सभी प्राथमिकताओं और क्रियाकलापों में पर्यावरणपरक मूल्यों को समाविष्ट करना चाहिए। इनमें अपनी आर्थिकी के बारे में दृष्टिकोण को बदलना शामिल है, जिसमें कम उत्पादन की तरफ सोचने की बात शामिल नहीं है, लेकिन निश्चय ही एक अलग ढंग से उत्पादन और खपत अवश्य शामिल है। आर्थिक क्रियाकलाप और पर्यावरण के बीच के संबंध पर दक्षता, नए नए परिवर्तनों, प्रतिस्थापन और संरचनात्मक परिवर्तन का सशक्त प्रभाव पड़ सकता है।
औद्योगिक संस्थान अपने अपशिष्टों और निस्सरणों में सही प्रोत्साहनों, नियमनों, प्रभारों और प्रलोभनों, प्रेरणाओं के उपलब्ध न होने के कारण कोई कमी नहीं कर रहे। दुर्बल और सीमित संसाधनों, अनिश्चित और अस्तित्वहीन संपत्ति अधिग्रहण, ऋणों की सीमित प्राप्यताओं और बीमा बाजारों और कम आमदनी के कारण लोग लंबी अवधि की पर्यावरणपरक सुरक्षा और संसाधन संरक्षण सामान्य सीमित रूप से ही निवेश कर रहे हैं। सरकारों को चाहिए कि वे बाजार पर आधारित पॉलिसी बनाएं ताकि निर्वाहशील विकास की तरफ परिवर्तन को बढ़ावा मिले। कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं: नए प्रोत्साहन तंत्रों को लागू करना, मूल्य में आर्थिक सहायता को समाप्त अथवा कम करना, संपत्ति अधिकारों का स्पष्टीकरण और व्यापार और निवेश की खुली पॉलिसी जो पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी, स्थानांतरण और साधनों के आवरण को बढ़ावा दे। पर्यावरण विकास के लिए जिन उपायों का ऊपर सुझाव दिया गया है उन्हें अर्थव्यवस्था, राजनीति अथवा दोनों से लागू किया जाना चाहिए। इनसे होने वाले लाभ अत्यधिक और निश्चित होंगे। मानव स्वास्थ्य और मानव कल्याण के लिए और अपने प्राकृतिक पर्यावरण के लिए हमारी निष्क्रियता की कीमत आने वाले कई वर्षों में कहीं अधिक साबित होगी। अब हम पर्यावरण के निर्वाहशील उपयोग और विकास के बारे में लिए जाने वाले उपायों के बारे में जानेंगे। जीव विविधता का निर्वाहशील उपयोग। जीव विविधता संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि समग्र समस्या का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह किया गया है। केवल संरक्षण इलाकों का इस्तेमाल करके किसी एक क्षेत्र में सभी स्पीशीजों का संरक्षण संभव नहीं है। जीव विविधता संरक्षण और निर्वाहशील प्रयोग को निर्दिष्ट संरक्षण इलाकों के बाहर भी प्राप्त करना चाहिए, जिनमें सुरक्षित इलाके भी शामिल हैं। इस संरक्षण को आसपास के प्राकृतिक और रूपांतरित इलाकों में प्राप्त करना होगा। उच्च विविधता और स्थानिकता वाले इलाकों में संकटग्रस्त अनूठे आवासों की पुनः स्थापना और बहाली भी संरक्षण और निर्वाहशील प्रयोग में सहायता करेगी। वे क्रियाकलाप जो किसी आर्थिकी में उत्पादक सेक्टरों के भीतर जीव विविधता प्रबंधन में अंतर्निहित हैं, उनके कारण लंबी अवधि की निर्वाहशीलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जीव विविधता हानि में निहित कारणों को समझने में भी मदद मिलेगी। अनेक सेक्टर जैसे वानिकी, कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन जीव विविधता की संपन्नता के आधार पर आकर्षित होते हैं। जैव संसाधनों के संरक्षण और निर्वाहशील प्रयोग के लिए किए गए क्रियाकलापों की वेतन वृद्धि की लागतों को राष्ट्रीय पॉलिसी और नियमन ढांचों के भीतर और देश के परिचालन प्रोग्रामों के संदर्भ के भीतर विकसित करने की आवश्यकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: जीव विविधता के संरक्षण और निर्वाहशील प्रयोग के उद्देश्यों को भूमि के इस्तेमाल एवं संसाधन के इस्तेमाल की योजनाओं के साथ समाकलन। नियमन ढांचों और प्रोत्साहन तंत्रों की स्थापना ताकि प्राकृतिक संसाधन प्रयोग पर आर्थिक क्रियाकलापों के दुष्प्रभावों को कम किया जाए। निर्वाहशील प्रबंधन और जीव विविधता के संसाधनों के इस्तेमाल की प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास के लिए सुगमता और हस्तांतरण तथा सहयोग की सुविधा। निर्वाहशील उत्पादन और प्राकृतिक उत्पादों जैसे वन के गैर इमारती लकड़ी के उत्पादों, पालतू स्पीशीजों की संबंधी जंगली स्पीशीजें और कृषि जीव विविधता से संबंधित उत्पाद को प्रोत्साहन, जिसमें निर्वाहशील उपज और बाजार की सामाजिक व्यवस्था का विकास और कार्यान्वयन भी शामिल है। पर्यावरणपरक रूप से निर्वाहशील प्रकृति पर आधारित पर्यटन का विकास। निर्वाहशील प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए सहभागी परियोजनाएं, जिनमें प्रतिरोधक कटिबंधों की, स्थानीय समुदायों की, देशज समूहों और समाज के अन्य सेक्टरों द्वारा बनाई गई परियोजनाएं भी शामिल हैं, और समाकलित पथप्रदर्शक परियोजनाओं का आरंभन ताकि उन समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्राप्त हो सके जो जीव विविधता संरक्षण और निर्वाहशील प्रयोग से संबंधित हैं। जीव वैज्ञानिक संसाधनों का निर्वाहशील इस्तेमाल उनके लंबी अवधि तक के संरक्षण के लिए पूर्वपक्षित है। हालांकि अधिकांश मामलों में
यह संभव नहीं है कि हम जीव विविधता के संरक्षण और उसके निर्वाहशील इस्तेमाल के नए नए तरीकों के पारितंत्रों, आवासों, स्पीशीजों अथवा जीन पूलों पर प्रभावों की पहले से घोषणा की जा सके। इसके अतिरिक्त दुराग्रही प्रोत्साहनों को चालू करने के जोखिम, जिनके कारण अधिक उपज प्राप्त करना और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करना भी महत्वपूर्ण हैं। वे क्रियाकलाप जिनमें वन्य संसाधनों, उदाहरण के लिए वन्य जीवन, वन के गैर इमारती उत्पाद की उपज अंतर्निहित है, विशेष जोखिम भरे हैं। उन निर्वाहशील प्रयोग विधियों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने की आवश्यकता है जो कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में जीव विविधता का अवक्रमण नहीं करते। निर्वाहशील प्रयोग क्रियाकलापों को निम्नलिखित का मॉनिटरिंग करना होगा: स्पीशीजों का चयन, वर्तमान उपस्थिति के बारे में जानकारी, जीव वैज्ञानिक संसाधनों की सघनता एवं अन्य सांख्यिकीय पैरामीटर जिनमें उपज के बारे में अध्ययन और पुनरुद्भवन सर्वेक्षण भी शामिल हैं, और उपज के वास्तविक प्रभाव भी शामिल हैं, ताकि उपज स्तरों एवं विधियों का आवश्यकतानुसार समंजन किया जा सके। जीव वैज्ञानिक हानि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही कारणों से होती है। ये कारण प्ररूपतः बहुविध और सहक्रियात्मक होते हैं। इनमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक, पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों की जटिल अन्योन्याक्रियाएं शामिल हैं। दुर्घटना के स्तरों में समीपवर्ती कारण, जहां मानक क्रियाकलाप जैसे कि जमीन साफ करना जीव विविधता को सीधे ही प्रेरित करते हैं। मध्यवर्ती कारण, जैसे अनुपयुक्त आर्थिक पॉलिसी और वैधिक स्वामित्व एवं काश्तकारी परिस्थितियां, और अंतिम कारण, जैसे समष्टि वृद्धि, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, सामाजिक विकास की कमी, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है एवं संसाधनों की आवश्यकता से अधिक खपत। वे देश जो जीव विविधता हानि में निहित कारणों का पता लगा रहे हैं, उन्हें कारण संबंधी कारकों के परिसर और महत्व का तथा उनके जीव विविधता हानि में उनके योगदान एवं उनके सुधार का पता लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की पॉलिसियों में उपयुक्त फेरबदल करने से जीव विविधता की सुरक्षा की समस्याओं के लागत प्रभावकारी दीर्घकालिक हल प्रस्तुत कर सकती हैं। क्रियान्वयन एजेंसियों की नियमित सहायता से और देश के बोध निर्माणकारी प्रोग्रामों के जरिए जीव विविधता हानि के समीपस्थ और मध्यवर्ती कारणों का पता लगाने के संकेंद्रित प्रयासों से जीव विविधता हानि के अंतिम कारणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयासों के लिए मदद मिलती है। कार्यवाही कार्यक्रमों में ये शामिल हैं: जीव विविधता हानि के प्रमुख कारणों, समीपस्थ, मध्यवर्ती और अंतिम की पहचान और विश्लेषण, इन कारणों के प्रति बोध बनाने के कार्यवाहियां और उनका पता लगाने के लिए संभव कार्यक्रमों का मूल्यांकन। निर्णय लेने के लिए विश्लेषणात्मक साधनों, उदाहरण के लिए मूल्य निर्धारण, संकेतक, प्रभाव का मूल्यांकन का उपयोग करना, निहित कारणों का पता लगाने के लिए साझेदारियों को प्रोत्साहन देना, और क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रमुख कार्यकलापों में जीव विविधता मामलों का समावेशन करना। प्रतिकारी उपायों को लागू करने के लिए वृद्धिपरक निवेश और तकनीकी सहायता जैसे कि समर्थता निर्माण, जिसमें मानव संसाधन विकास भी शामिल है। आर्थिक और सामाजिक पॉलिसी में बदलाव और विधिक, संस्थागत और नियमनकारी तंत्रों का समावेश करना और मजबूती प्रदान करना, और कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, वन्य जीवन और जल प्रबंधन, पर्यटन तथा अन्य प्रासंगिक सेक्टरों में जीव विविधता संरक्षण के समाकलन को प्रोत्साहन प्रदान करना। जीव विविधता के संरक्षण और निर्वाहशील इस्तेमाल के लिए नए नए उपायों को, जिनमें आर्थिक प्रोत्साहन भी शामिल हैं, जोर देना। जलवायु का स्थिरीकरण, विभिन्न देशों के उद्देश्य इस प्रकार के होने चाहिए ताकि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता उस स्तर तक स्थित बनी रहे जो जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवजनिक हस्तक्षेप को रोक सके। इस स्तर को इतने समय के भीतर प्राप्त करना होगा कि पारितंत्र प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन कर सकें, यह निश्चित कर सकें कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन कम न हो और आर्थिक विकास निर्वाहशील प्रकार से चलता रहे। विश्व के पर्यावरण परक लाभ इस सीमा तक प्राप्त किए जा सकेंगे कि सभी देशों के उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त हो जाएं।
शुष्क जमीन की मिट्टी का अवक्रमण और जैव संहति का जलाना ग्रीनहाउस गैस निस्सरणों के लिए विश्वभर में महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लंबी अवधि तक चलने वाली अथवा बार बार होने वाली अनावृष्टि और मिट्टी का अवक्रमण मिट्टी की कार्बन के संचयन की क्षमता को कम कर देता है। बार बार और बड़े पैमाने पर जैव संहति को जलाने के कारण वनस्पति एवं वृक्षों में संचित कार्बन कम हो जाती है। कार्बन निस्सरण में वृद्धि हो जाती है और भूमि अवक्रमण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के स्थिरीकरण से संबंधित क्रियाकलापों के अंतर्गत भूमि अवक्रमण की समस्या पर विचार किया जा सकता है। यहाँ उन क्रियाकलापों के उदाहरण दिए गए हैं जो उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ग्रामीण पुनःस्थापनशील ऊर्जा परियोजनाओं, प्रकाश, पानी को गर्म करने, भोजन पकाने और पानी को पंप करने के लिए, जैसे सौर, पवन, जैवसंती ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं, जैसे उन स्टोवों की क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं जिनमें लकड़ी अथवा कोयला इस्तेमाल किया जाता है, को लागू करना, जिनसे जलाने वाली लकड़ी का अनिर्वाहशील इस्तेमाल को कम करने में मदद मिलेगी। जैव ईंधन के क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना, जिनसे अवक्रमित भूमि और जैवसंती आच्छादन को पुनः स्थापित किया जा सकता है ताकि जैवसंती को निर्वाहशील विधियों से उत्पन्न किया परिणाम प्राप्त और इस्तेमाल किया जा सके। कार्बन सिंक की सुरक्षा वृद्धि और पुनःस्थापना परियोजनाएं, जिनसे जैवसंती और मिट्टी में कार्बन संचयन बेहतर हो सके तथा भूमि अवक्रमण विशेष रूप से मरुस्थलीभवन और वनोन्मूलन को रोकने अथवा नियंत्रण करने में मदद मिल सके। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अथवा उपक्षेत्रीय संवेदनशीलता का मूल्यांकन, जहां भी संभव हो वहां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को विशेष रूप से संवेदनशील देशों अथवा क्षेत्रों में मापने के लिए संबंधित आंकड़ा एकत्रित करने वाले तंत्रों पर विश्वास करना और इन तंत्रों को जहां भी आवश्यक हो वहां और अधिक मजबूत करना, और जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए नियर टर्म शोध और विकास के कार्यक्रम को पहचानना। पर्याप्त मॉनिटरिंग तंत्रों के लिए पॉलिसी विकल्पों और स्थलीय एवं समुद्री पारितंत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए अनुक्रिया रणनीतियों का मूल्यांकन। तटवर्ती कटिबंध प्रबंधन, संकट तत्परता, कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी के संदर्भ में अनुकूलन उपायों और अनुक्रिया रणनीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए पॉलिसी ढांचों का मूल्यांकन। इस मूल्यांकन को इस बात को दृष्टि में रखकर करना है ताकि जलवायु परिवर्तन प्रभाव सूचना को इस प्रकार उपयुक्त बनाना ताकि उसे राष्ट्रीय रणनीति प्लानिंग प्रक्रियाओं के साथ सम्मिलित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय जलाशयों का प्रबंधन विश्व के पर्यावरणपरक लाभों को उसी स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्राथमिक रूप से एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें ताकि अंतर्राष्ट्रीय जलाशयों और उनके विकास मुहानों के प्रबंधन में अधिक व्यापक पारितंत्र पर आधारित तरीके से काम किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न देश अपने अंतर्राष्ट्रीय जल तंत्रों की क्रियाविधि को बेहतर रूप में समझें, इस बात को समझें कि उनके क्षेत्रीय क्रियाकलाप किस प्रकार जल पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उन उपायों का पता लगाएं जिनसे पड़ोसी देशों के साथ मिलजुल कर कारगर समाधानों को प्राप्त किया जा सके। अतः प्राथमिक रूप से विभिन्न देश अपनी अपनी क्रियाविधियों में इस प्रकार परिवर्तन करें ताकि मानव क्रियाकलाप विभिन्न क्षेत्रों में चालू किए जा सकें और प्राथमिक रूप से पर्यावरण हस्तक्षेप किए जा सकें। ये प्राथमिकताएं निम्नलिखित जलाशयों के लिए तात्कालिक खतरों का पता लगाने के लिए ली जा सकती हैं। सतही और भूमिगत जल के प्रदूषण, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय जलाशयों की गुणवत्ता का अवक्रमण होता है, के भूमि आधारित स्रोतों का नियंत्रण आविशी पदार्थों और भारी धातुओं, जिन्हें समुद्री और अल्वनजलीय पारितंत्रों के जरिए निष्प्रभावित नहीं किया जा सकता, अथवा उन पदार्थों जो सजीव जीवों के भीतर इकट्ठा होते हैं, के लगातार निर्मुक्त होने की रोकथाम करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा सामान्य संदूषण, जैसे पोषक पदार्थ, जैव संदूषण अथवा स्पीशीज़ों या पारितंत्रों को संकट में डालने वाले अवसाद की कमी पर भी उच्च प्राथमिकता देनी होगी। उन स्थानों पर भूमि अवक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण जहां मरुस्थलीभवन अथवा वन उन्मूलन के कारण पारसीमा पर्यावरणपरक चिंता हो जाती है। संकटपूर्ण आवासों जैसे आर्द्र भूमि, उथले जलाशय, प्रवाल भित्तियां का भौतिकीय अथवा पारिस्थितिकीय अवक्रमण तथा जलवैज्ञानिक रूपांतरण की रोकथाम से मछली की प्रोटीन के स्रोतों के उत्पादन के लिए आश्रय स्थल और संवर्धन कक्ष उपलब्ध हो जाते हैं, और अन्यथा भी अंतर्राष्ट्रीय जलाशयों से संबंधित पारितंत्रों को फिर से स्थापित और बनाए रखा जा सकता है। समुद्री सजीव संसाधनों के और निर्जीव संसाधनों के भी गैर निर्वाहशील इस्तेमाल का नियंत्रण।
ये गैर निर्वाहशील इस्तेमाल अपर्याप्त प्रबंधन उपायों जैसे जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, अलवण जल को बाहर निकालना और संसाधनों को निकालने के कारण उत्पन्न होते हैं और जहाजों से निकले उन अपशिष्ट रसायनों के स्रोतों एवं गैरदेशी स्पीशीजों का नियंत्रण जो पारितंत्रों और मानव स्वास्थ्य प्रभावों को विच्छिन्न कर सकते हैं। भूमि के उपयोग की पॉलिसियों और व्यवहारों, भूमि अवक्रमण तथा जल संबंधित पारितंत्रों के क्षीण होने में मजबूत तथा जटिल संबंध हैं। भूमि अवक्रमण का संबंध नदियों, झीलों और जलभरों में अवसाद प्रदूषण और लवण के जबरदस्ती घुस आने, वनस्पति हानि, जमीनी पानी का जरूरत से ज्यादा पंप करके बाहर निकालने और मिट्टी के लवणीभवन से है। भारी मात्रा में अवसाद जमा हो जाने के कारण जलीय और समुद्री जीव विविधता का नुकसान होता है। उनके कारण नदियों में बाढ़ आने के खतरे बढ़ जाते हैं और वह भूमि नष्ट हो जाती है जिसमें फसलें उगाई जा सकती हैं और इस प्रकार उत्पादन कम हो जाता है। खुश्क भूमि वाली नदियां, झीलें और जमीनी जल के मुहाने जो प्रायः पारसीमाओं पर स्थित होते हैं, उन कुछ अरब लोगों के कल्याण के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं जो मरुस्थलीकरण के जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं। खुश्क भूमि पारसीमा मुहानों में बेहतर जल प्रबंधन, खाद्य निश्चिंतता, अनावृष्टि अथवा बाढ़ के खतरों में कमी और बेहतर पर्यावरण प्रबंधन की बढ़ोतरी के लिए आवश्यकता है। खुश्क भूमि क्षेत्रों में जमीनी पानी की सप्लाई का बेहतर प्रबंधन निर्वाहशील विकास के लिए जरूरी है। कुछ जमीनी पानी के तंत्र अप्रत्यक्ष पुनः भरण प्रक्रियाओं द्वारा सतही जलाशयों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए होते हैं, जबकि अन्यों में पुराना जल भरा होता है और यदि भावी पीढ़ियों के द्वारा इस्तेमाल करना है तो उसका सावधानीपूर्वक प्रबंध करना चाहिए। इन पारसीमा मुहानों में निर्वाहशील विकास उस सहयोगी बहुदेशीय जल संसाधनों की प्रबंधन रणनीति के अपनाने पर ही संभव है जो थल और जल के इस्तेमाल के निर्णयों के बीच समाकलन स्थापित करती है, विभिन्न क्षेत्रीय जल उपयोगों के निर्वाहशील रूप में अवलंब प्रदान करने के लिए मुहाने की पर्यावरण क्षमता का निर्धारण करती है, उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक अनूठे जलीय वातावरणों और प्रवाहों की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करती है, जल प्रयोग को निर्वाहशील स्तरों तक कम करने के विकल्पों का पता लगाती है और अस्थिर प्रवाहों का पता लगाने के लिए आपातकालीन योजना तैयार करने की व्यवस्था रखती है। उपग्रह प्रौद्योगिकी और सुदूर संवेदन में हाल ही में हुए प्रौद्योगिकी विकास के लिए आवश्यक रणनीतियां तैयार करने के लिए जरूरी जल विज्ञान संबंधी सूचना प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। बेहतर जल विभाजक और प्रवाह क्षेत्र प्रबंधन, निर्वाहशील भूमि प्रयोग, बटा मृदा संरक्षण तंत्रों, पुनर्वनरोपण और वनस्पति पुनः स्थापना के साथ साथ क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक पॉलिसियों में परिवर्तनों से पारसीमा जल संबंधी पर्यावरणपरक संकटों को ज्ञात करने में मदद मिल सकती है। भूमि अवक्रमण की रोकथाम के लिए और अवक्रमित आवास क्षेत्रों को पुनः स्थापित करने के लिए भूमि और जल प्रबंधन के लिए किए गए क्रियाकलापों में समाकलन करने के व्यापक तरीके को एक अंतर्राष्ट्रीय जलाशय परियोजना के एक भाग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहल किए जाने के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सरलीकरण पर जोर दिया जा सकता है जो उस व्यापक तरीके को प्रदर्शित करता है जो भूमि और सतही बटा जमीनी जल तंत्रों के प्रबंधन को समाकलित करता है। इसके अलावा समन्वयित भूमि प्रयोग की योजना और भूमि प्रबंधन प्रौद्योगिकी पर आधारित सूचना तंत्रों, सूचना नेटवर्किंग, पंधारी आवेष्टन, विस्तार सेवाओं, नियामक ढांचों और प्रोत्साहनकारी तंत्रों पर भी जोर दिया जा सकता है। 6.5 क्रियाकलाप। इस इकाई में आपने पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा आपने उन उपायों के बारे में भी पढ़ा जो निर्वाहशील विकास के लिए किए गए पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के लिए किए जाने हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको उस क्षेत्र में जहां आप रहते हैं पर्यावरण अवक्रमण के बारे में जानने की दिलचस्पी भी पैदा हुई होगी
और आप जलवायु परिवर्तन के संकटों के कम करने के लिए जीव वैज्ञानिक विविधता के संरक्षण के लिए जमीन और जलाशयों के अवक्रमण को कम करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिए गए उपायों को जानना भी चाहेंगे। आप पर्यावरण अवक्रमण और उसके निर्वाहशील विकास से संबंधित निम्नलिखित अध्ययनों में से किसी एक पर कार्य कर सकते हैं और अपने परिणामों को प्रकाशित कर सकते हैं। 1 जीव विविधता हानि, क्षेत्र की विभिन्न स्पीशीजों की सूची और जीव विविधता हानि का प्रलेखन। क्षेत्र में जीव विविधता हानि के प्रमुख कारणों की पहचान और उनका विश्लेषण। क्षेत्र की जीव विविधता हानि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) के द्वारा किए गए क्रियाकलापों का प्रलेखन। स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिए गए प्रतिकारी उपायों का प्रलेखन। प्रतिकारी उपायों का क्रियान्वयन करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का प्रलेखन। परिवर्तन 2 जलवायु क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। जलवायु परिवर्तन के प्रति क्षेत्रीय भेदता और संवेदनशीलता का मूल्यांकन। क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों की पहचान और उनका विश्लेषण। क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन के बारे में जागृति पैदा करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) द्वारा किए गए क्रियाकलापों का प्रलेखन। स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिकारी उपायों का प्रलेखन। प्रतिकारी उपायों के क्रियान्वयन करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का मूल्यांकन। 3 जलाशयों का अवक्रमण क्षेत्र के जलाशयों के अवक्रमण के बारे में आंकड़े एकत्रित करना। क्षेत्र के जल संबंधी पारितंत्रों को संकट उत्पन्न करने वाले सामान्य प्रदूषकों का मूल्यांकन और आकलन। क्षेत्र के जलाशयों के अवक्रमण के प्रमुख कारणों को पहचानना और उनका विश्लेषण। क्षेत्र के जलाशयों के अवक्रमण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और गैरसरकारी संस्थाओं (NGOs) द्वारा किए गए प्रतिकारी उपायों का प्रलेखन। स्थानीय अधिकारियों के द्वारा लिए गए प्रतिकारी उपायों का प्रलेखन। प्रतिकारी उपायों के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सरकार बटा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का प्रलेखन। 4 भूमि अवक्रमण क्षेत्र में भूमि अवक्रमण पर आंकड़े एकत्रित करना। क्षेत्र में भूमि अवक्रमण के प्रमुख कारणों को पहचानना और उनका विश्लेषण। क्षेत्र के भूमि संबंधित पारितंत्रों के लिए संकट उत्पन्न करने वाले कारणों का मूल्यांकन और आकलन। क्षेत्र के भूमि अवक्रमण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और गैरसरकारी संस्थाओं (NGOs) द्वारा किए गए क्रियाकलापों का प्रलेखन। स्थानीय अधिकारियों के द्वारा लिए गए प्रतिकारी उपायों का प्रलेखन। प्रतिकारी उपायों के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का प्रलेखन। 6.6 सारांश इस इकाई में आपने पढ़ा कि खपत अभिमुख विकास की प्रवृत्तियां पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न कर रही हैं। पृथ्वी पर जीवन को अवलंब प्रदान करने वाले तंत्रों को चलाने में संकट उत्पन्न करने वाले पारितंत्रों पर आज भी पूरा ध्यान नहीं दिया जाता और भूमि अवक्रमण खाद्य पदार्थों के लिए निश्चितता और लोगों की आजीविकाओं को संकट प्रस्तुत कर रहे हैं। पर्यावरण के बारे में सक्रिय रूप से सोचने वाले लोग, सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने, जीव वैज्ञानिक संसाधनों के भंडार का संरक्षण करने और उसे निर्वाहशील रूप से प्रयोग करने, अंतर्राष्ट्रीय जलाशयों की सुरक्षा करने, ओजोन को कम करने वाले पदार्थों के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम करने तथा भूमि 3 अवक्रमण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रयत्नों को इस तथ्य का ध्यान रखते हुए किया जा रहा है कि पर्यावरण के संरक्षण और उसके निर्वाहशील उपयोग की आवश्यकता गरीबी कम करने तथा सभी के जीवन स्तर में सुधार पड़ती है। GIS प्रौद्योगिकी से हमें पर्यावरण की स्थिति के बारे में जानकारी अर्जित करने में मदद मिलती है
और पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन उसके अनेक अनुप्रयोग है। पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा करने के साथ साथ निर्वाहशील विकास के ध्येय को प्राप्त करने में विभिन्न पॉलिसी मार्गदर्शन, क्रिया योजनाएं और प्रबंधन तकनीकें जरूरी हैं। हमें अपनी सभी प्राथमिकताओं और क्रियाकलापों में पर्यावरणपरक मानों को शामिल करना चाहिए। इसमें हमारी अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिस्थापन शामिल है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि हम अपने उत्पादन को कम करें, बल्कि निश्चय ही उत्पादन और खपत को कुछ भिन्न तरीके से करना शामिल है। नियमों, मूल्यों, प्रलोभनों अथवा अन्य साधनों के जरिए संसाधन संरक्षण के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। दुर्बल और सीमित संसाधन ज्यों परिभाषित स्वामित्व के अधिकार, उधार और बीमा बाजारों की सीमित उपलब्धता, कम आमदनी आदि ऐसे कारक हैं जिनके कारण संसार भर के अधिकांश लोग खास तौर से दीर्घकालिक पर्यावरणपरक सुरक्षा और संसाधन संरक्षण में निवेश नहीं कर पाते। संरक्षण और जीव विविधता को निर्वाहशील तरीके से इस्तेमाल के लिए नई नई रणनीतियां अपनाकर न केवल हम उन अनेक निःशुल्क आर्थिक लाभों को परिरक्षित कर सकेंगे जिनको हम अनुदत्त मानकर उपयोग करते हैं। कृषि औषधियाँ हमारी भौतिक सभ्यता के उपरिष्कृत घटक, बल्कि वे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विशुद्ध रूप से जीव वैज्ञानिक मानों को परिरक्षित कर सकेंगे जो हमारे प्राकृतिक संसार में अंतर्निहित हैं। नई पॉलिसी और प्रौद्योगिकी के प्रति रुझानों से ग्रीन हाउस गैस निस्सरण कम होते हैं, जबकि साथ ही साथ ऊर्जा के लिए हमारे भविष्य को भी निर्वाहशील आधार मिलता है। 1970 के दशक की स्थानीय जल संबंधी समस्याएं 1990 के दशक की पारसीमा की समस्याएं बन गई हैं। विश्व के जल चक्र को शहरीकरण, जल विभाजक अवक्रमण, वनोन्मूलन, जीव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ दिया गया है। 1970 के दशक के दौरान ओजोन को कम करने वाले रसायनों के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया को आरंभ करके पहले से हम त्वचा कैंसर की घटनाएं वैज्ञानिकों द्वारा मूलत की गई भविष्यवाणी के मुकाबले कम देख रहे हैं। इस बारे में दबाव आज भी बने हुए हैं, लेकिन यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस सफलता से प्राप्त सीख और गतिमात्रा से हमें अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाहशील विकास को प्राप्त करने के लिए भूमि अवक्रमण, विशेष रूप से मरुस्थलीभवन और वन उन्मूलन की रोकथाम और नियंत्रण बहुत आवश्यक हैं। ये विश्वव्यापी पर्यावरणपरक प्रगति के लिए भी प्रमुख हैं। जीव विविधता संरक्षण के लिए और जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय जलाशयों के अवक्रमण की रोकथाम करने के लिए विभिन्न देश अनेक प्रकार की पॉलिसी और उपाय अपना रहे हैं। इनके अंतर्गत बेहतर कृषि और चारागाह पद्धतियां, वनरोपण, पुनर्वनरोपण और वन प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन और भूमि प्रयोग, बेहतर पॉलिसियों के लिए संस्थागत एवं पॉलिसी सुधार भी शामिल हैं। पर्यावरण और विकास के प्रति हमारी सोच के बीच समाकलन तथा उनके बारे में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान के फलस्वरूप मूलभूत आवश्यकताओं, सभी के जीवन स्तर में बेहतरी, बेहतर रूप से सुरक्षित और प्रबंधित पारितंत्र और एक सुरक्षित एवं अधिक खुशहाल भविष्य की पूर्ति हो सकेगी। कोई भी देश इसे अकेले प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक विश्वव्यापी साझेदारी में मिलजुल कर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और हमें निर्वाहशील विकास को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।